वर्क होता है वो डिपेंड करता है पाथ पे। ठीक है, तो आप कहोगे कि वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड्स अपॉन पाथ। देखिए, जैसे चैप्टर 7 के अंदर हम पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर, उसमें तो हम पढ़ते हैं कि वर्क जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वर्क जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पाथ का मतलब क्या होता है? पहली बात ये कि आप हर वर्क को एक ही पैरामीटर में नहीं देखेंगे कि आप एक जनरल कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि वर्क जो भी होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। वर्क फोर्स की वजह से होता है और फोर्सेस की नेचर अलग होती है। कुछ ऐसी फोर्सेस होती है जो कांटेक्ट फोर्सेस होती है, जैसे फ्रिक्शन है, और कुछ ऐसी फोर्सेस होती है जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती है, जैसे ग्रेविटी वगैरह, और वो कंजर्वेटिव होती है। तो फोर्सेस की नेचर डिफरेंट होने की वजह से वर्क जो होता है उसके डिफरेंट फार्मूले भी होते हैं और उसको डिफरेंट पैरामीटर्स में देखते हैं। हर वर्क को एक ही पैरामीटर में नहीं देखते कि हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो बेटा वो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इवन वर्क फ्रिक्शन वाला जो होता है वो भी पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे, क्योंकि वर्क जो होता है उसकी नेचर जो होती है वो फोर्स पे डिपेंड करती है, इसलिए डिफरेंट चीजें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पाथ का मकसद क्या है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में पाथ का क्या मतलब या मकसद होता है। तो यहाँ पे पाथ का मतलब होता है प्रोसेस फील्ड। सपोज करें हमारे पास इस तरह से एक आइसोबैरिक प्रोसेस है। आपको पता है आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसका प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट है, जबकि थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक प्रोसेस, आप इसका कह लें कि इसका वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमने लिए। अब अगर हम इसको हीट देते हैं डेल्टा Q1 और इसको हम देते हैं डेल्टा Q2, अब कंसीडर कर लें कि हमने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दोनों को दी। अब इसका आइसोबैरिक प्रोसेस है, आप जब हीट दोगे तो इसके अंदर वॉल्यूम चेंज होगा, और ये आइसोकोरिक प्रोसेस है तो इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम जीरो होती है, देयरफॉर वर्क जो होगा वो जीरो होगा। जबकि इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं होती तो वर्क भी जीरो नहीं होगा। तो इस चीज को हम कहते हैं पाथ, कि जब हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट देते हैं तो वो किस प्रोसेस में देते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में देते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में देते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस में देते हैं, किस में देते हैं। तो डिफरेंट प्रोसेसेस में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जब हम देते हैं तो डिफरेंट वर्क हमें मिलता है। देखिए, अगर यहाँ पे भी 100 जूल दे, यहाँ पे भी 100 जूल दे, इस 100 जूल की वजह से तो वर्क मिलेगा, लेकिन इस 100 जूल की वजह से हमें वर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि वर्क जो होता है वो थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है कि आप जो हीट दे रहे होते हो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, वो किस प्रोसेस के थ्रू दे रहे होते हो। आप उसको कांस्टेंट वॉल्यूम के थ्रू दे रहे होते हो, या आप उसको कांस्टेंट प्रेशर के थ्रू दे रहे होते हो, या कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और प्रोसेस हम ले लें जिसके अंदर अगर हीट सप्लाइड T कांस्टेंट है, ठीक है,
तो जो T कांस्टेंट है उसके अंदर अगर हम हीट दें डेल्टा Q3 और ये भी इक्वल दे दें तो इसके अंदर वर्क सबसे ज्यादा हो आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में भी वर्क होगा, आइसोबैरिक में भी वर्क होगा, लेकिन इसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी और इसके अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखें डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर डिफरेंट वर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आइसोबैरिक और आइसोथर्मल का ये कहा है कि इक्वल वर्क है। बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे कि लिखा हुआ होगा आइसोबैरिक का वर्क डिफरेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द आइसोथर्मल, ठीक है। वो एक अलग कंडीशन है, ये कंडीशन है, ठीक है। अगर इक्वल हीट देंगे आइसोबैरिक में और आइसोथर्मल में तो आइसोथर्मल में वर्क ज्यादा होगा। अगर इक्वल टेम्परेचर चेंज है, ठीक है, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट्स सेम है तो आइसोबैरिक में ज्यादा होगा, ठीक है। अगर जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो आइसोबैरिक में ज्यादा होगा। जब प्रोसेस आएंगे तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि कुछ अफलातून है, वो फिर जो है वो मुझे भेजेंगे कि सर ये देखें यहाँ पे आइसोबैरिक लिखा हुआ है, आपसे बस आइसोथर्मल है। तो कंडीशनल चीजें होती है, रट्टा नहीं लगाए। मैं आपको बार बार ये चीज कहता हूँ, रट्टा नहीं लगाए, कंडीशनल चीजें होती है। तो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन ली हुई उसके अंदर मैं तीनों प्रोसेसेस को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूँ। जब इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दूंगा मैं तो आइसोबैरिक में वर्क ही नहीं होगा, आइसोबैरिक में वर्क होगा, आइसोथर्मल में वर्क होगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, आइसोथर्मल के अंदर होगा, उसके बाद आइसोबैरिक में होगा और उसके बाद किस में हो जाएगा, आइसोकोरिक के अंदर होगा। तो इसी चीज को हम पाथ बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं कि वर्क जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। आप इसके ग्राफ को कंसीडर कर ले। अगर आइसोबैरिक का प्रोसेस आप देखोगे तो उसका ग्राफ ये बनेगा, ए से बी का पाथ ये बनेगा। अगर आप आइसोकोरिक का ग्राफ लोगे तो आइसोकोरिक के अंदर ये बनेगा, ए से बी की तरफ ये रास्ता बनेगा, ठीक है। अगर आप आइसोथर्मल के अंदर लोगे प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान तो ए से बी का रास्ता ये बनेगा, इसी को हम पाथ कहते हैं। ये ग्राफ के ऊपर जो लाइनें हम बनाते हैं ना ए से बी की तरफ, तो इसको पाथ कहा जाता है। और यही देख ले आप यहाँ पे कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस का ग्राफ जो बनेगा फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट, उसकी लाइन जो होगी वो अलग तरीके से बनेगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये पाथ होता है, ठीक है। तो वर्क किस पे डिपेंड करता है, वर्क डिपेंड करता है पाथ पे। अब आप एक दो क्वेश्चंस को देख लें कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। एक तो सपोज करें इस तरह से, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ग्राफ के अंदर आपको दिया जाए, इस तरह से ग्राफ आपको दिया जाए और उसमें वर्क का कहा जाए, सपोज करिए हमारे पास है प्रेशर और वॉल्यूम। यहाँ पे हम प्रेशर लिखते हैं, प्रेशर के नीचे मैं यूनिट लिख रहा हूँ ATM। सपोज करें ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है। इसका मकसद है प्रेशर 1 ATM 2 ATM। और ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम के आगे मैंने मीटर क्यूब लिख लिया है कि हम जो वॉल्यूम कंसीडर करेंगे ये किस में कंसीडर करेंगे, मीटर क्यूब के अंदर, और प्रेशर जो हम कंसीडर करेंगे वो ATM के अंदर कंसीडर करेंगे। अब अगर इस तरह से आपको एक वैल्यू दी जाए, लाइन दी जाए और कहा जाए कि इसका जो होगा वर्क बताएं कि इसके वर्क की वैल्यू क्या होगी और वर्क की नेचर क्या होगी। वैल्यू का मकसद है आप कैलकुलेट करें, नेचर का मकसद होता है कि ये वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आपको पता है वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव का
प्रेशर और वॉल्यूम से। कैसे पता लगता है कि अगर एरो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, अगर एरो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तो वर्क कौन सा होगा? पॉजिटिव। अगर एरो नेगेटिव एक्सिस की तरफ है तो वर्क कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। ये किस तरफ एरो है? पॉजिटिव एक्सिस, मींस ये एक्सपेंशन है। जो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जो एरो होते हैं ना, वो किसके होते हैं? वो होते हैं एक्सपेंशन के। और जो नेगेटिव एक्सिस की तरफ एरोज होते हैं वो किसके होते हैं? कंप्रेशन के होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो एरो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगा तो मींस वर्क की नेचर कौन सी है? नेचर ऑफ वर्क जो होती है ये पॉजिटिव है। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क जो है ये पॉजिटिव। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? देखिए, मैग्नीट्यूड के लिए आपने सिर्फ एक फार्मूला पढ़ा है और वो कौन सा है? पी डेल्टा वी। तो पहले देख लें कि वो यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है, क्योंकि वो फार्मूला कब एप्लीकेबल होता है? जब प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइन जो होती है वो हमें बताती है कि प्रेशर क्या है? सेम है, कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मकसद है कौन सा फार्मूला आप लगा सकते हैं? पी डेल्टा वी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप डेल्टा वी पहले इस तरह से ले ले बेटा इसको, तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब आपको पता है ये जो एरिया होती है, ये एरिया किसके बराबर होती है? ये एरिया जो होती है ये बराबर होती है वर्क के। वैसे हम इसको A इज इक्वल टू वर्क लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेटमेंट बनाते हैं कि एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क। लेकिन मैंने इक्वल नहीं लिखा कि फिर मसला होगा कि मार्क करके भेजेंगे कि एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और वर्क का जूल होता है। इतना फिजिक्स के साथ स्ट्रिक्ट ना हो। एरिया A इज इक्वल टू वर्क का मकसद ये नहीं होता एरिया वर्क है, इसका मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। ठीक है, कि अगर एरिया 2 मीटर स्क्वायर है तो हम समझेंगे वर्क 2 जूल होगा। ठीक है, इसको इस तरह से सिंपल सेंस में ले, थोड़ा इतना ज्यादा हेवी न ले फिजिक्स को। तो एरिया जो होती है वो किसके बराबर होती है? वर्क के बराबर होती है। इसलिए इसकी एरिया आप निकालें। इसकी एरिया आप किस तरह से निकालोगे? ये लेंथ इनटू विड्थ। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा प्रेशर। फॉर एग्जांपल प्रेशर की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो प्रेशर हो जाता है हमारे पास इस तरह से। ये हो जाएगा बेटा प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करोगे डेल्टा वी, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मीटर क्यूब। वैल्यू रखोगे तो आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। ग्राफ से आप कर सकते हैं, सिंपल सा ग्राफ था। एक क्वेश्चन और देखें आप इसका। देखिए इसको करें वाला, इसको थोड़ा इसको करे वाला क्वेश्चन को थोड़ा लिखे वाला बनाए वाला। आप क्या बनाते हैं इसका क्वेश्चन का बेटा डेटा बना लें कि आप क्या बनाते हैं इसके। बना ले बेटा, बना लिया मैंने, बना।
के बारे में एक चीज जो है वो थोड़ी आपको बतानी है कि इसमें कहा गया कि इस तरह से हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक इस तरह से पिस्टन रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर इस तरह से पिस्टन है और पिस्टन के अंदर इस तरह से गैस है। ठीक है, गैस का वॉल्यूम V1 है और V1 कितना है बेटा? 0.065 मीटर क्यूब। अब जब इसको हीट देते हैं, एक्सपेंड होती है, वॉल्यूम V2 होता है, ट्वाइस हो जाता है 0.065। देखिए बेटा लिखा हुआ है कि वॉल्यूम जो होता है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस डबल्स। V2 कितना हो जाता है बेटा? ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप डेल्टा V निकाल सकते हैं। डेल्टा V कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 0.065 मीटर क्यूब होगा। तो क्योंकि वॉल्यूम V से वॉल्यूम V2 डबल है, तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? V+ के बराबर होगी। अब यहाँ पे कहा गया है कि पिस्टन के ऊपर प्रेशर P1 है और प्रेशर P1 जो होता है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, लेकिन गैस के ऊपर प्रेशर कितना है? हमें वर्क कौन कर रहा है? गैस कर रही है ना, तो हमें पिस्टन के ऊपर प्रेशर नहीं देखना, प्रेशर पिस्टन के ऊपर कितना है हमें देखना है, गैस के ऊपर प्रेशर कितना। क्योंकि गैस ने जब एक्सपेंड किया है ना, तो गैस के ऊपर जितना प्रेशर है ना उसके अगेंस्ट गैस ने एक्सपेंड किया है। तो गैस के ऊपर दो प्रेशर है, एक प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो इस तरह से पिस्टन को पुश कर रहा है नीचे, वो प्रेशर गैस के ऊपर आ जाता है। ऊपर से इस पिस्टन का अपना जो वेट है, प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ द पिस्टन, क्योंकि वेट ऑफ द पिस्टन भी नीचे इसको इस तरह से पुश करेगा, तो इस तरह से जब इसको खींचेगा तो एक तो पिस्टन का वेट प्रेशर डाल रहा है और प्लस में जो है वो कौन इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो टोटल प्रेशर हो जाता है वो प्रेशर P1 प्लस प्रेशर ड्यू टू द वेट। आपको पता है प्रेशर ड्यू टू द वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट एरिया। तो वेट कितना हो जाता है? 100 और एरिया कितनी है पिस्टन की? 0.65। तो यहाँ पे वर्क का फार्मूला हो जाएगा P1 प्लस P ड्यू टू द वेट इनटू डेल्टा V। ये फार्मूला। ठीक है, तो इसको ये देखना है कि अगर पिस्टन का सम वेट है ना, तो गैस के ऊपर सिर्फ जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक नहीं लगता, वो प्रेशर किस वजह से लगता है? ड्यू टू द वेट ऑफ द पिस्टन भी लगता है। ठीक है, इसको देख लें। इसके लिए कौन सा फार्मूला लगा? सोचिए इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? देखिए बेटा, पहले ये तय करना है कि P डेल्टा V यहाँ पे लगेगा भी सही या नहीं लगेगा। ठीक है, P डेल्टा V फार्मूला हर जगह पे नहीं लगता, वो सिर्फ तब लगता है जब प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। देखिए इसमें कुछ प्रेशर के बारे में कहा गया है। If 70 calorie of heat is required to raise the temperature of 2 mole of an ideal gas at constant pressure from 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये डिग्री है। ये हमारे पास जो दिया हुआ है बेटा ये डिग्री है।
35 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके अंदर देखें तो रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। मकसद P डेल्टा V एप्लीकेबल है। कांस्टेंट प्रेशर के लिए P डेल्टा V क्या होता है, एप्लीकेबल है। अब आप देखें आपके पास तो वर्क जो है वो फार्मूला ये होता है बेटा कि वर्क का फार्मूला जो होता है वो होता है P डेल्टा V, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब आप देखें नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2, और डेल्टा T 35 माइनस 30 इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। अब आपके हिसाब से तो ये जो डेटा इस फार्मूले के अंदर नहीं लग सकते। आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन भी वैलिड है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मींस आइसोबैरिक प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होता है, तो आइसोबैरिक में टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T। इसका मकसद है आप लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू NR डेल्टा T। इसकी आपके पास डेटा मौजूद है, इसकी डेटा आपके पास है, डेल्टा T भी है, N भी है, R की वैल्यू आपको पता है, तो इस फार्मूले के थ्रू आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कुछ साइन कन्वेंशंस होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास होती हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर साइन कन्वेंशंस। क्योंकि थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी है। एक हमने पढ़ा है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम हीट देते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी भी होती है, और दूसरा कौन सा होता है, तीसरा इसके अंदर टेम्परेचर होता है। 3 चीजें होती है, हीट सप्लाइड भी हो सकती है, इंटरनल एनर्जी भी हो सकती है, और इसके अंदर क्या हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, और वर्क भी हो सकता है इसके अंदर। अब कौन सा, जब हम हीट देते हैं या थर्मोडायनेमिक सिस्टम से हीट लेते हैं तो कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, जो इंटरनल एनर्जी की चेंज होगी कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, और जो वर्क होगा वो कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो देखिए डेल्टा Q है व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम। जब हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो हीट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और जब किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम से हम हीट ले रहे हैं, जब हीट बाहर आ रही है तो उसको नेगेटिव माना जाएगा, जब हम हीट दे रहे होते हैं तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा। और वर्क है, जब बाय द सिस्टम है, एक्सटेंशन है, तो उसके अंदर पॉजिटिव होगा, और जब ऑन द सिस्टम है तो ये जो होगा ये कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी की चेंज को हम पॉजिटिव मानेंगे। जब टेम्परेचर कम होता है तो इंटरनल एनर्जी की चेंज को हम नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की चेंज जो होती है ना वो टेम्परेचर का सबब बनती है। अगर इंटरनल एनर्जी कम हुई है मींस फाइनल टेम्परेचर कम और इनिशियल क्या है, ज्यादा। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ी है इसका मकसद है फाइनल टेम्परेचर ज्यादा, इनिशियल टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो ये इसको हम कहते हैं साइन कन्वेंशंस। अब इन तीनों के बारे में जो हमें रिलेशन बताता है, इसका छोटा सा रिलेशन है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FMP भी इसको कहते हैं हम। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि जब हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट देते हैं तो हमारे पास उस हीट की कितने ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो जब किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम हीट देते हैं तो हमारी जो गिवन हीट होती है
वो उस सिस्टम के अंदर जब जाती है तो उसमें से उसको दो तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकती है और दूसरा वो क्या कर सकती है, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वर्क कर सकती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और उसको हम इस तरह से हीट देते हैं तो हमारे पास ये जो हीट होती है ये दो काम कर सकती है। हमारी हीट सप्लाई जो होती है ये चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में भी जा सकती है और प्लस इसमें से क्या हो सकता है, वर्क भी हो सकता है। या चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना चाहे तो हीट सप्लाइड माइनस वर्क करेंगे, अगर वर्क आप निकालना चाहते हैं तो हीट सप्लाइड माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी करेंगे। और फर्स्ट लॉ ने ही इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पेश किया था कि जब हम किसी भी एनर्जी का मकसद है एनर्जी कंटेंट विद इन द सिस्टम, कि किसी भी चीज के अंदर एनर्जी स्टोर हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट दिया था फर्स्ट लॉ ने, जिसको हम बाद में इंटरनल एनर्जी कहते हैं। कि फर्स्ट लॉ कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप जितनी भी हीट दें वो टोटल की टोटल वर्क में जाए, उसका सम पार्ट उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके दो हिस्से का इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और एक हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, V जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है। इसका भी इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। दोनों सिस्टम्स का इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर हम इसको हीट देते हैं, ठीक है, और इसका टेम्परेचर बढ़ के हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको भी हम हीट देते हैं और इसका टेम्परेचर भी बढ़ के 35 डिग्री सेल्सियस बन जाए, बस इसमें चेंज हुआ है उतना ही किसके अंदर चेंज हुआ है, आइसोकोरिक के अंदर। दोनों प्रोसेसेस के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज हुई है। तो क्या दोनों सिस्टम्स को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी? देखिए ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, इसको ज्यादा हीट दोगे तब जाके इसका टेम्परेचर घट, क्योंकि इसमें गिवन हीट का सम ऐसा किसमें चला जाएगा, वर्क में। जबकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें आपकी टोटल गिवन हीट किसमें चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी की चेंज में। तो यहाँ पे जो डेल्टा Q2 होगी, आप कह सकते हैं डेल्टा Q2 लेस देन डेल्टा Q1। और आपको पता है इसमें वर्क होगा और इसमें वर्क नहीं होगा। तो ये चीज हमें बताती है कि वर्क पाथ पे डिपेंड करता है और हीट सप्लाइड क्या होती है, पाथ पे डिपेंड करती है। लेकिन आप देखिए दोनों की चेंज इन टेम्परेचर इक्वल है, दोनों का टेम्परेचर चेंज जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। इसका मकसद है दोनों की इंटरनल एनर्जी चेंज जो होती है वो सेम होगी। इसके अंदर भी उतनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, इसके अंदर भी उतनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। इंटरनल एनर्जी की चेंज इक्वल है, वर्क अनइक्वल है, हीट सप्लाइड क्या अनइक्वल है। देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोनों जो होते हैं ये पाथ डिपेंडेंट है, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। कि हीट और वर्क दोनों पाथ डिपेंडेंट है, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कल करते हैं इंशाल्लाह।